नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम में। दोस्तों आज आपसे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे एफसीआई के रिलेटेड क्वेश्चंस को। दोस्तों हम लोग जनरल साइंस के यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम आपके साथ यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। एफसीआई में दोस्तों ये जनरल साइंस के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और इनके रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ पे मैं टोटल 10 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। दोस्तों इसके साथ ही साथ एक और चीज़ आपसे इन्फॉर्म करनी है कि यहाँ पे मैं पूरी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ एफसीआई की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस वीडियो पे हैं तो दोस्तों आप लोग के पास में बहुत सारी सीरीज यहाँ पे लाने वाला हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे पेपर्स और मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड ऑन व्हाट? टाइम पीरियड पेंडुलम का किस पे डिपेंड करता है? तो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? मास, टाइम, लेंथ या बोथ ए एंड बी? मैक्सिमम स्टूडेंट्स दोस्तों होता है टाइम पीरियड पेंडुलम पे डिपेंड किस पे करता है, तो ये चीज़ मैक्सिमम स्टूडेंट्स दोस्तों बोथ ए एंड बी पे भी लगा सकते हैं इसलिए। लेकिन दोस्तों इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, टाइम पीरियड बराबर होता है टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ L/G, जिसमें टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड एल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। तो इसीलिए आप लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया, जो कि द लेंथ है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, डिपेंड ऑन लेंथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन लेंथ? इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या फर्मीमीटर। दोस्तों इस चीज़ को आप लोग जरूर देखिएगा कि इसमें जो आंसर्स हैं वो पहले से थोड़े मार्क हैं और यहाँ पे ऑप्शंस भी यहाँ पे दे रखे हैं, बट ये मैं आपके लिए ही ऐसा कर रखा है मैंने। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे कि मैं आपको जो यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चंस के साथ साथ आप इन सब चीज़ों को एकदम एक कॉपी में भी लिखते जाइए, नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये तो अगर आप लोग बोलेंगे कि आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इसके पीडीएफ चाहिए, तो मैं वो प्रोवाइड करूँगा। अगली वीडियो में आप लोग को मैं यहाँ पे एक लिंक, टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। अगर आप लोग चाहिए होगा तो मैं आप लोग वहाँ पे टेलीग्राम पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ पे आपको पीडीएफ से मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें आपका पूछा गया कि स्मॉलेस्ट यूनिट लेंथ का क्या होगा? तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ? माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर या फर्मीमीटर? तो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा फर्मीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जितनी ज़्यादा पावर होती है उतना ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे 10⁻⁶ मीटर ये सबसे बड़ी यूनिट हो जाएगी, माइक्रोन है, ये नैनोमीटर है, ये उससे बड़ी है, ये एंगस्ट्रॉम है 10⁻10 होता है, फर्मी होता है 10⁻15। तो दोस्तों 10⁻15 मतलब कि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है लेंथ की। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ बोट इन ए स्टिल वाटर, इफ ही वॉक्स टुवर्ड्स द शोर द बोट विल किधर? मतलब कि आप समझिए क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी है जो खड़ा है बोट पे किसी स्थिर पानी पे। ठीक है, इफ़ यू वॉक्स टुवर्ड द शोर, मतलब वो अगर शोर की तरफ वॉक करेगा तो बोट किस तरफ मूव करेगी। मतलब आप समझ लीजिए एकदम स्थिर पानी में अगर बोट खड़ी है और उस पर अगर वो अपने मतलब डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है तो बोट किस तरफ करेगी। तो ये चीज़ दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने पे भी आप लोग को एहसास हो रहा है। तो मतलब कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो बोट तो पीछे जाएगी ना, तो इसीलिए मूव अवे फ्रॉम द शोर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए ऐसा क्यों होता है, ये आपको पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ ऐसा होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही होगा, इसी का यहाँ पे लॉ का यूज़ हुआ है, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ पीछे बढ़ती है। इम्प्लाइज फोर्स ऑलवेज अकर्स इन द पेयर्स वेयर द ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी एंड देन ऑब्जेक्ट बी एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन एफ ऑन ऑब्जेक्ट ए। Thus, if a man standing on a boat in a still water begins to walk towards the shore, in the response of this boat start moving away from the shore। ठीक, समझ गए होंगे दोस्तों। कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए तो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ व्हाट? 10⁻6 मीटर, 10⁻4 मीटर, 10⁻3 मीटर या 1 मीटर? तो करेक्ट आंसर इज 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स द 10⁻6 मीटर while मिली रिप्रेजेंट्स 10⁻3 मीटर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। Question number 5. A body traveling with a speed of more than a velocity of a sound in air is said to travel with supersonic speed, hypersonic speed, ultrasonic speed या infrasonic speed। So दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सुपरसोनिक स्पीड। इसलिए क्योंकि दोस्तों सुपरसोनिक स्पीड इज द रेट ऑफ ट्रेवल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट एक्सीड्स द स्पीड ऑफ साउंड फॉर ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन a dry air of a temperature of 20 degrees Celsius at sea level. The speed is approximately 343 millisecond।
ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बॉडी ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ मोर देन अ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज सेड टू बी, जो अगर ये चीज़ तो आपको दोस्तों पता ही होगा कि अगर वेलोसिटी ऑफ मतलब साउंड मोर देन अ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, उसको हम लोग सुपरसोनिक ही कहते हैं, वही होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन, इफ द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम द ट्रेन मस्ट बी मूविंग विथ वॉट? एन एक्सेलरेशन, अ डिसलरेशन, अ यूनिफॉर्म स्पीड और एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों ऑब्वियस सा है एक्सेलरेशन होगा दोस्तों। इफ द ट्रेन वर मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी द कॉइन वुड फॉल बैक टू द पैसेंजर। ये ऑब्वियस सा है कि अगर आप ट्रेन अगर मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं तो वो कॉइन हमारा हमेशा मतलब कि पीछे की तरफ आएगा पैसेंजर के हैंड में। while if the train is accelerated the horizontal velocity of the train would be more than the that of the coin by the time of the coin returns. Therefore, the train traveling a greater horizontal distance than the coin and the coin falls behind the passenger. ठीक, next question. Question number 7. China wares are wrapped in a straw of paper before packing. This is the application concept of what? Impulse, momentum, acceleration और force. So दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका ए, impulse. ठीक है, China wares are wrapped in a straw of paper before packing. This in application of concept is impulse. ऐसा किस लिए होता है कि as a certain impulse applied for a short time while give a large force of a China ware breaks into pieces. ठीक है, China ware breaks into pieces. Therefore, China ware is wrapped in a straw of paper while packing so that the event of fall impact will take longer time to reach the China ware through the straw of paper. Hence, the average force exerted on the China ware is small and chance of breaking is reduced. तो दोस्तों तो बेसिकली आपको इसमें यही चीज़ बताया गया है। कोई भी चीज़ जैसे चाइना वेयर या आपका हो गया जो टूटने वाली क्रॉकरी वगैरह होती है उसी के लिए बताया गया है कि उसको अगर टूटने से बचाने के लिए आप लोग जैसे किसी चीज़ से रैप करते हैं तो वही चीज़ का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। तो इसका इम्पल्स का एप्लीकेशन इसमें यूज़ होता है। ठीक है, 8th क्वेश्चन आपका हो जाएगा। व्हेन बॉडी इज स्टेशनरी देन व्हाट? देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, द बॉडी इज इन वैक्यूम, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद इट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट बैलेंस ईच अदर। सो द करेक्ट आंसर इज दोस्तों बॉडी इज स्टेशनरी देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स बैलेंस टू ईच अदर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोथ stationary and moving objects with changing speed and direction and all the force acting on the object are in balance with each other, they are cancel each other. ठीक, question number 9. What happens when a heavy object and a light objects are allowed to fall from the certain height in the absence of air? Heavy object reaches the ground later than the lighter object. Lighter object reaches the ground later than the heavier object. Both heavy and light objects reach the ground simultaneously or none of these. So correct answer is option C. दोस्तों both heavy and light objects reach the ground simultaneously. ऐसा क्यों होता है आप लोग यहाँ देख सकते हैं। If no resistance in the air is present, if no air resistance is present, the rate of descent depends only on how far the object has fallen, no matter how heavy the object is. This means two objects will reach the ground at the same time if they are dropped simultaneously from the same height. ये आपने सुना ही होगा दोस्तों कि किसी भी सामान को अगर आप लोग किसी अब दोस्तों बोलते हैं ना कि अगर आप रुई को और एक नट को गिराएंगे एक साथ तो दोनों में से कौन सबसे पहले नीचे गिरेगा, कौन सा गिरेगा, आप लोग समझ सकते हैं। ये चलिए मैं आपको बताया हूँ, लेकिन अब मैं अब इसमें आपको आंसर बताऊंगा नहीं, अभी भी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग सही से पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन तक आपने पूरा आए हैं, तो ये क्वेश्चन सुन के दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि अगर मुझे तभी पता चलेगा कि हाँ आपने वीडियो में भी पूरा देखा है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि दोस्तों स्किप कर करके तो हर कोई देखता है, लेकिन अगर आपने ये चीज़ देखा हो तो आप लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे कि नट और कॉटन दोनों को एक साथ अगर गिराया जाएगा तो कौन सबसे पहले ज़मीन पे पहुंचेगा। इसका आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, इसको आप मैं बताऊंगा, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पढ़ लीजिएगा। 10th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। An artificial satellite orbiting the Earth does not fall down because the Earth attraction is balanced by the attraction of the Moon, vanishes at such distance, is balanced by the viscous drag produced by the atmosphere, या produce the necessary acceleration of its motion in a curved path. So दोस्तों करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रोड्यूस द नेसेसरी एक्सेलरेशन ऑफ इट्स मोशन इन अ कर्व पाथ। ऐसा इसलिए होता है कि दोस्तों आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन, दिस इज बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन। मतलब कि जो हमारे ऑर्बिट में वहाँ पे चक्कर काटते हैं हमारे अर्थ के थ्रू,
उसको एक एक्सलेरेशन और मोशन मिलता रहता है, जिसकी वजह से वो एक्सलेरेशन वहाँ पे कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए वहाँ पे चलता रहता है. बाय द लॉन्च रॉकेट इमीडिएटली बिफोर द सैटेलाइट एस्टेब्लिश द प्रीडोमिनेंट ऑर्बिट द स्पीड इज गिविंग इट्स 30,000 km per hour. The speed must be great enough so the gravity brings the satellite back to Earth, but not so great the satellite escape gravity out into the space. तो दोस्तों यहाँ आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ऐसी और अमेजिंग वीडियोस हम आपके साथ लाते रहेंगे. तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. जय हिंद, जय भारत.